बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं और आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए ऐसे डॉक्टर्स चिकित्सकों को बुलाते हैं जो राजस्थान में अलग स्थान रखते हैं और अपने अपने बीमारी के मामले में, इलाज के मामले में जो एक्सपर्ट माने जाते हैं। आज जिस मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे, जिस डॉक्टर से हम बात करना चाहेंगे, तो उससे पहले मैं एक बात आपसे बात से जुड़ने के लिए कहता हूं कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, आज मुश्किल था संभलना मेरे दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। तो दोस्तों, दिल का मामला जब हो और दिल का कोई डॉक्टर हमारे पास हो तो डॉक्टर विवेक माथुर ही हमें याद आते हैं। डॉक्टर विवेक माथुर एक ऐसे डॉक्टर्स हैं जो दिल के मामले में पूरे राजस्थान में अलग से पहचान रखते हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं। मित्तल हॉस्पिटल में जब भी कभी आप जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि किसी ऐसे डॉक्टर से बात की जाए जो न केवल हमारा दोस्त हो, जो हमारे दिल की बात जानता हो, जो हमारे दिल की धड़कनों को समझता हो, जो हमारे नब्ज़ पर हाथ रख सकता हो, तो हमें डॉक्टर विवेक माथुर ही याद आते हैं। आपने देखा होगा, जब कभी भी आप दिल के किसी संकट में पड़ते हैं और जब ये ख्याल आता है कि किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए तो डॉक्टर विकास माथुर इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं राजस्थान में जो आते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब, आप अपना बेशकीमती समय निकालकर मेरे इस कार्यक्रम में आए। आपको लंबे अरसे से मैं चाह रहा था कि आप आएँ और हमारे दर्शकों से रूबरू हों। आज डॉक्टर साहब, मैं दिल की तो बात करूँगा, लेकिन दिल के धड़कने के लिए जो चीज़ें होती हैं उन पर बात करना चाहूँगा, न केवल सिर्फ ये नहीं कि वही सवाल जो होते हैं वो नहीं। और उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी योग्यताओं के बारे में दर्शक जान लें कि जिस विवेक माथुर से हम बात कर रहे हैं उनका सफ़रनामा क्या रहा, उनकी यात्रा किस तरह से रही, आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं सारे श्रोताओं को, और मेरा सभी को नमस्कार प्रणाम। और मैं एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो अजमेर में हुआ हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा भी अजमेर में ही हुई है। इसके बाद मैंने मेडिकल कॉलेज जो MBBS की डिग्री वो JLN मेडिकल कॉलेज से प्राप्त करी है। उसके बाद मैं अपनी MD मेडिसिन में करने के लिए SMS जयपुर में रहा और उसके बाद मैंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से कार्डियोलॉजी की डिग्री प्राप्त करी और इसके बाद मैंने फेलोशिप एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली से करी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में। और इसके साथ साथ मैंने जो फेलोशिप्स जो मुझे मिली वो हैं फेलोशिप ऑफ सोसाइटी ऑफ कार्डियक एंजियोग्राफी एंड इंटरवेंशन और USA की, और मैं फेलो हूँ यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का। और मुझे लगता है कि बहुत कम जने हैं जिनमें से मैं हूँ जिन्हें हार्ट फेलियर में विशेष योग्यता प्राप्त है, और ये दक्षता मैंने वियना से एक एग्ज़ाम पास करके ली है और मैं यूरोपियन हार्ट फेलियर सोसाइटी में पूरी लाइफ के लिए एनलिस्टेड हूँ। और मैंने कुछ पेपर्स भी प्रेजेंट करे हैं जो पेरिस में और अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैंने प्रेजेंट करे हैं। तो देखिए दर्शकों, आपने देखा कि हम कितने योग्य डॉक्टर को आपकी अदालत में लेके आए हैं। आपकी सेहत का हमें कितना ख्याल है कि हम ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों को लाते हैं जिनका पूरे विश्व में अलग ही स्थान जो बना लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज अपन बात में बिल्कुल, आज मैं आपसे सवालों के जरिए कोई इंटरव्यू नहीं करना चाहूँगा। आज मैं चाहूँगा कि विवेक माथुर अगर मेरे सामने बैठे हैं तो उनसे इस तरीके की बातें की जाएं कि आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर जो शामिल व्यवहार है, जो उनके सेहत के प्रति खान पान है, रहन सहन है, सोना है, नींद है, बुराइयाँ हैं, खामियाँ हैं, खूबियाँ हैं, उन सब पर हम बात करें कि किस तरीके से हम हार्ट को अपने काबू में कर सकते हैं, अपने सेहत को ध्यान में रख सकते हैं। तो एक इसके अंदर आता है 8 चक्र। 8 जो चक्र हैं वो 8 चक्र क्या क्या हैं और उस पर आप किस तरीके से जनता को प्रशिक्षित करना चाहेंगे? धन्यवाद साहब, जो आपने ये सब्जेक्ट उठाया। बेसिकली नववर्ष आते ही सब हम पुराने जो साल निकला उसके ऊपर विचार करते हैं और नए साल के लिए कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि इस साल हम अपने बारे में क्या ध्यान रखेंगे। कुछ लोग बनाते हैं कि व्यवहारिक जो समझौते करते हैं कि इस बार मैं अच्छा खाऊंगा, अपना सिगरेट स्मोकिंग छोड़ूंगा या कोई भी व्यसन है उस पर काबू करूंगा। कुछ लोग सोचते हैं मैं एक्सरसाइज करूंगा, कुछ कहते हैं कि मैं अपने जो दिनचर्या है उसके बारे में सुधार करूंगा। तो ये रेजोल्यूशंस आम तौर पे जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो मुझे लगा
कि जिस पे चर्चा करनी चाहिए कि हम कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में अपन ये रेजोल्यूशंस बना सकते हैं और वो जो सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं। तो ऐसा माना गया है कि 8 ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है और जो सीधे सीधे हमारे दिल तक जाते हैं, दिमाग तक जाते हैं, हमारे शरीर तक जाते हैं। जैसे ये 2 भाग में है कि एक तो हमारा बिहेवियर और दूसरा हमारा शरीर के फैक्टर्स। तो जो बिहेवियर रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे भी हम बात कर सकते हैं और जो हमारे शरीर के फैक्टर्स हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, वज़न, ये हमारे शरीर के ऐसे बिंदु हैं जिनके लिए हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा बिहेवियर वाले जैसे स्मोकिंग, क्या खा रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना हम सो रहे हैं, ये 4 ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज की परिचर्चा में अगर हम इस पे बात करेंगे तो शायद सभी को लाभ होगा। तो चलिए, अगर आपने जो 8 चक्र बताए हैं उन पर अगर हम बात करते हैं तो आप मुझे सबसे पहले तो बताइएगा कि हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। डाइट पर बात कर ली जाए, क्योंकि खान पान ही पूरे शरीर को स्थिर करता है, उसके शरीर को योजनाबद्ध करता है। जी बिल्कुल सही बात करिए कि बेसिकली खान पान का ज़रूरत क्या है। बेसिकली शरीर को हम पैदा होते हैं और हमारा शरीर जो बढ़ता है वो इसी ईंधन से बढ़ता है जो कि हम इस प्रकृति से ले रहे हैं। आपने देखा होगा शरीर अपने आप ये संबंध नहीं रखता है कि अपने आप इसको बढ़ा ले, ये निर्भर है इस प्रकृति पे, इस ईंधन पे जो हमें प्रकृति से मिलता है, जो वायु, पानी, अग्नि और ये जो अपन पंच तत्व जिन्हें मानते हैं वो शरीर बाहर से लेता है और इसी से हमारा शरीर ग्रो करता है। तो अगर हम इसको ढंग से मैनेज करें और इनके बारे में अपनी जानकारी रखें कि हमारा शरीर, देखिए सबका शरीर भगवान ने अलग अलग दिया है, सबके कार्य क्षमता अलग दी है, सबके विचार अलग दिए हैं। तो आपको ये पहचानना है, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग ये लानी है कि आपका शरीर क्या है, ये कितना ईंधन मांगता है, ये कितना खाना चाहता है, इसकी ग्रोथ कैसे होगी और इसको आप कैसे ठीक रख सकते हैं। जैसे आप अपनी कार को ठीक रखते हैं कि अगर उसकी पॉलिशिंग कराते हैं, उसकी लुब्रिकेशन कराते हैं, टायर में प्रेशर चेक करवाते हैं। अगर आपके कार को कोई नुकसान हो जाता है तो आप एकदम समझ जाते हैं कि भाई ये कैसे हो गया और इसको कैसे ठीक कराएं। उसी प्रकार यदि हम अपनी शरीर के बाती में ध्यान देंगे तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। तो भोजन का जो इम्पोर्टेंट जो इशू है वो मुझे लगता है कि 2-3 बातों से अपन बात कर सकते हैं कि एक तो हमें क्या खाना चाहिए। तो जितने भी प्राकृतिक रूप से हमारे अवेलेबल होने वाली चीज़ें हैं प्रोसेस्ड के अलावा, उनका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। जैसे मैं अपने पेशेंट्स में बोलता हूँ कि एक तो फल की मात्रा आपको दिन भर में बढ़ानी चाहिए। बहुत से लोग हैं हम में से जो फल का सेवन करते ही नहीं हैं और करते भी हैं तो बहुत निम्न मात्रा में करते हैं। WHO कहता है कि 3 से 5 बार आप फल का सेवन करें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और ये फल लगभग एक छोटी मुट्ठी में जितना आ जाए उतना काफ़ी है। अगर आप 3 से 5 बार अगर आप फल का सेवन कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। देन वेजिटेबल्स बहुत अच्छा एक ईंधन है आपके शरीर के लिए, एक अच्छा भोजन है जो आपके लिए, जिसका आपको ध्यान रखना है। क्या फ़ायदा है? एक तो इसमें वसा नहीं होती ज़्यादातर वेजिटेबल्स में आपको, इसलिए आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। इसमें फाइबर होता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर, आपका वजन, सब चीज़ कंट्रोल करने में आसानी रहती है। इसमें शुगर ज़्यादा नहीं होती। औसतन जो अपने भोजन, जो सब्जियां, हरी सब्जियां जिन्हें बोलते हैं, तो इनका प्रभाव बहुत अच्छा रखना चाहिए। तीसरा है लेग्यूम्स और बीन्स, फलियां या दालें, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन रहता है। तो इसमें आप एक बना सकते हैं कि अपने दिन भर का कि मैं कैसे अपने शरीर के लिए फल, सब्जियां, नट्स एंड सीड्स, बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, पम्पकिन सीड्स, अलसी के दाने या आप तिल, कैसे अपन अपने भोजन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे प्रोटीन्स में और जो लोग नॉनवेज वाले हैं तो उनको ये देखना है कि रेड मीट को कैसे लिमिट कर सकते हैं। 2-3 बातें मैं यहाँ पे कहूँगा कि जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ में दिन में 3 बार यदि भोजन कर रहे हैं तो तीनों बार वो नॉनवेज का सेवन करते हैं। तो उस केस में उनको ये हिदायत दी जाती है कि अपना रेड मीट का सेवन कम करें। लेकिन भारतीय जो सोसाइटी है उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग तीनों टाइम नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो ऐसे लोग जो रेगुलर 3 टाइम खाते हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन ओकेजनली खाने वाले लोग हैं, 15 दिन में, महीने में 2 बार, 3 बार या हफ्ते में 1 बार, उन लोगों को खाली ये ध्यान रखना है कि वसा वाला जो ज़्यादा, जैसे जो मटन है
उसको थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन चिकन या फिश का सेवन वो लोग प्रोटीन के रूप में कर सकते हैं। दूसरी बात, अपने भोजन को हमेशा एक इस नज़रिए से भी देखिए कि ये क्या चीज़ है। जब आप भोजन की तरफ देखें तो उसको, जैसे अगर आप अंडा खा रहे हैं तो वो प्रोटीन है, थोड़ा ये जानकारी अपने अगर आ जाती है तो इससे हम अपना हेल्थ, अपना डाइट अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। दूसरा मैं कहूँगा कि एक लिमिट करें अपने भोजन के साइज़ को, कि आप कितना खा रहे हैं। आप जब खाने बैठते हैं तो आपको ये देखना है कि आपका पोर्शन साइज़ कितना रिक्वायरमेंट है, और जब आपका पेट भरने लगे उससे जस्ट पहले आप रुक जाएं। कभी कभी ओवर ईटिंग बहुत बड़ा कारण होती है बीमारियों का, जो आजकल हम परेशान रहते हैं, जिससे हम कहते हैं कि साहब खाना मुंह में आ जाता है, उबाक आने लग जाती है, पेट तन जाता है। और दूसरा, टाइमिंग ऑफ द फूड भी इम्पॉर्टेंट है, तो कम खाएं और टाइमली खाएं। रात का भोजन लेट ना करें। काफ़ी बीमारियों की जड़ रात का लेट भोजन और हैवी डाइट है। आप दुकान बंद करके आए और आते ही रात के 9-10 बजे 11 बजे आप हैवी डाइट लेके सो रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके लिवर पे इतना फैट जमा हो जाएगा कि आपके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा, शुगर आना, बीपी बढ़ना और ये सारे जो चीज़ें हैं वो आने लग जाएंगी। दूसरा, मैं जो थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देते हैं वो अपने जो खरीद के लाते हैं, पैकेज फूड बाहर से लेके आते हैं, जो भी चीज़ आप खरीदते हैं उसमें एक लेबल पे 3 बातों का ध्यान रख सकते हैं कि इस जो चीज़ हम खरीद के लाए रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे एक जूस की बॉटल खरीदी आपने, तो उसमें कितनी शुगर है, कितना सोडियम है और ये कितने कैलोरी की है। सपोज आपने कहा आप बीपी के पेशेंट हैं, लेकिन आपने 2 बोतल खोल के कोई चीज़ पी ली और आपको उसमें सोडियम ज़्यादा था या उसमें शुगर ज़्यादा थी शुगर वाले के लिए, या कैलोरीज ज़्यादा थी, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका ये जो कैलोरीज है, अगर आपने अपनी ऊर्जा ज़्यादा बढ़ा ली तो वो जहाँ काम में नहीं आएगी तो वो जम जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं कहूँगा एक तो अपनी कैलोरीज को तो ध्यान रखें, अपने शरीर को ध्यान रखें, आपका शरीर क्या चाहता है, कितना चाहता है, उसी पे एक योजना बनाएं। दूसरा, बाहर और घर के खाने में अंतर होता है, तो घर में आप अपना चेंज कर सकते हैं, अपनी पसंद का ऑयल ले सकते हैं, अपने पसंद का नमक, अपनी पसंद से उसमें जो भी चीज़ें आप इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं। तो बाहर से जो अपन को फ्रीडम नहीं मिलती है वो अपन कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस पे घर में बातचीत होनी चाहिए कि हेल्दी कुकिंग कैसे करें। तो ये मुझे लगता है कि कुछ बातें हैं जो आप नए साल में ध्यान दें। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई डाइट के लिए हमारे दर्शकों को कि डाइट किस तरीके से ले, नियमित आपका खान पान किस तरीके का हो, ये तो आपने बताया। अब क्या आप ये बताएंगे कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है और इसमें व्यायाम जो है आदमी की ज़िंदगी के अंदर व्यायाम कितना अर्थ रखता है, और खान पान के साथ साथ व्यायाम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है ये जानना चाहूँगा। ये आपने जो बात पूछी है ये एक बहुत ही जो मैं कहूँगा इस समय की बहुत ज़्यादा नीड है कि कैसे, वैसे अभी आपने देखा होगा आजकल लोग बाग थोड़े से पहले की तुलना में थोड़े एक्टिव भी हुए हैं, बट जितने भी आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे या बीमारी लेके जाएंगे, पहला ही बात वो बोलेंगे कि आप थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा हो जाए। तो जो वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशंस हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं या जो रिसर्च सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने ये पाया कि जो एक औसत आदमी है वो कम घूमता है या कम एक्टिव रहता है, और उसका संबंध उन्होंने बीमारियों से भी जोड़ा। जो रिसर्च में पाया गया कि अगर हम बैठक में ज़्यादा रहते हैं तो वो एक तरह से हमारे लिए बीमारी के रूप में है। सपोज आपकी अगर सिटिंग 8 घंटे लगातार हो रही है या आप ज़्यादा देर तक आप बैठे रहते हैं, तो वो आपके लिए बीमारी के रूप में है, जिसे आप पहचान भी नहीं पाएंगे। तो जितनी भी इस तरह की क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें आपको मुझे ऐसा लगता है कि चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। इसमें डॉक्टर साहब मैं बीच में आपको काटूंगा, मैं माफ़ करना, आप ये है कि जैसे लोग बाग आजकल जिम जाने का एक शौक चढ़ा है, लड़के लड़कियां अपनी सेहत के लिए, तो जिम और एक ये एक्सरसाइज जो आप कह रहे हैं एक्सरसाइज, ये व्यवहारिक एक्सरसाइज इसी की ज़रूरत से पूरी होती है या आप घर पे भी पूरी कर सकते हो? देखिए, ये एक जो क्वेश्चन है इसमें मैं ये कहूँगा कि अगेन आपको डिसाइड करना है। एक तो होता है फैशन भी होता है कि जो लेकिन उस फैशन को फॉलो करने से आप क्या लाभ पा रहे हैं। लेकिन एक फैशन तो है कि ये स्मोकिंग कर रहा है तो मैं भी कर लूँ क्या, या ये फलानी चीज़ गलत कर रहा है तो वो कर रहा है। लेकिन अगर जब हम हेल्थ के मामले में अगर कहें तो यदि किसी बात से आपको इंस्पिरेशन मिल रही है और आप उस कार्य को कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है उसको आपको थोड़ा उसको अलाउंस देना पड़ेगा। कि जैसे कोई बच्चा है जो वैसे कहने पे कि भाई बेटा कर ले, तू घर पे कुछ कर ले, ये भाग ले, दौड़ ले, वो नहीं कर रहा है, लेकिन जब उसके 3 मित्र जिम जा रहे हैं और वो उनके साथ जाके जिमिंग कर रहा है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन क्योंकि अगर अपन देखें तो जो वैज्ञानिक स्तर है वो तो ये बोलता है कि जो छोटे बच्चे हैं एटलीस्ट उनको 1 घंटे खेलना चाहिए। 1 घंटे की एक्टिविटी आपको 11 साल से 18 साल जो भी बच्चे हैं उनको 1 घंटे खेलना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ स्पोर्ट्स जो स्कूल हैं वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, 1-1.5 घंटा खेलने के लिए मजबूर करते हैं। और जब हम जैसे बड़े हो जाते हैं तो WHO ने कहा कि मिनिमम कितना करना चाहिए, तो उसमें उन्होंने बोला है कि दोस्त एक तो क्या आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज का स्तर क्या है, कि हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। ये इंटेंसिटी है, हैवी एक्सरसाइज का मतलब नहीं है कि आप वजन उठा रहे हैं। हैवी एक्सरसाइज का मतलब है जिसमें आप बहुत सारा पसीना निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग के लैप्स लगा रहे हैं, बहुत जो इस तरह की रिपीटेटिव वाली एक्टिविटीज हैं। और मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या, आप पैदल चल के घूम के आ गए, आपने लाइट साइकिलिंग कर ली, आप हल्का फुल्का पानी में उतर के खेल कूद कर रहे हैं, या गार्डनिंग कर रहे हैं, आप अपने पौधों की देखभाल कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो ये लाइट और मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटीज है। तो 150 मिनट्स पर वीक, औसतन 20 से 30 मिनट यदि आप प्रतिदिन मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके लिए लाभप्रद है। और यदि आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मिनिमम 75। अपर लिमिट आपकी बॉडी जितना धीमे धीमे अचीव कर ले वो अपन कर सकते हैं। जी सर। तो एक्सरसाइज के बाद में जैसे अब शुगर भी होता है, वो भी बैलेंस्ड शुगर होना चाहिए, क्योंकि आजकल डायबिटीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, शुगर के रोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो शुगर कितनी कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल करें और कितनी लेनी चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की दुनिया में जो हिंदुस्तान में बताया गया है कि महामारी के रूप में जो चीज़ें व्याप्त हैं, हार्ट की बीमारी नंबर 1 बीमारी, आप अगर 100 जने लेंगे और उनका मृत्यु का कारण पूछेंगे कि ये क्यों गए इस लोक से, तो आधे से ज़्यादा लोगों को हार्ट की बीमारी ने वो लिया है या लकवे ने लिया है। और उसमें साथ में क्या जुड़ा हुआ था, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उनसे पूछा जाए तो उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़े हुए थे। तो यदि ये 3-4 चीजें आपके साथ दिख गई हैं तो आप मान के चलिए आप हम जो बातें कर रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुगर अगर आपको है या थोड़ी थोड़ी दिख रही है तो ये इंपॉर्टेंट बात को ध्यान देना जरूरी है। पहले तो ये है कि शुगर कैसे हो गई। लोग बात कहते हैं कि भाई एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब साइलेंट बीमारी हैं। शुगर अगर हो जाएगी तो आपको बताने नहीं आएगी कि मैं आ गई हूँ। नॉर्मली आपको लक्षण नहीं होंगे, या हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कुछ लक्षण आ जाए कि साहब आपको पेशाब ज़्यादा बार बार आने लग जाए, आपका वजन घटने लग जाए, आप पेशाब करो तो चींटे इकट्ठे होने लग जाए, या फिर आपके शरीर में कोई दूसरी तरह की सूजन दिखाई पड़ने लग जाए, आंखों की रोशनी पे फर्क पड़ जाए। और बहुत सारे लोगों में पहली बार शुगर जब भी मालूम पड़ता है जब हमारे शरीर में कुछ हो जाता है, या तो स्ट्रोक आ जाता है, या लकवा आ गया, या फिर अपन कोई हार्ट अटैक से प्रभावित हो जाते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है। लेकिन होने का जो कारण है वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि बेसिकली हमारी शुगर में हमारे जो बॉडी है धीरे धीरे करके बदल रही होती है। और हमारी जब बॉडी बदलती है तो हमारे शुगर होने का कारण है, एक तो हमारा जो इंसुलिन और पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज है जो है अपना एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो कि शुगर जो भी हम खाते हैं वो शुगर में बदलता है, और उस शुगर को पचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है जी। तो यदि ये इंसुलिन हमारी बॉडी में कम हो गया तो हमें डायबिटीज हो जाएगी, या इंसुलिन है लेकिन काम नहीं कर पा रहा तो भी हमें तो भी हो जाएगी। ऐसा कब होता है? हाँ, ज्यादा तो तभी होगा जब वो काम नहीं कर पा रहा, उसको जब हमारी बॉडी में फीडबैक लूप्स हैं, तो यदि इंसुलिन बढ़ता जाएगा तो वो भी अपने आप में एक बीमार हुए। तो जब इंसुलिन की मात्रा या तो खत्म हो जाए, या इंसुलिन होने के बावजूद, जिसे हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो होने के कारण ही होता है। और उम्र के साथ में जैसे हम लोग HbA1c का एक टेस्ट कराते हैं 3 महीने वाली औसत, यदि आप प्री डायबिटिक स्टेज में आ गए, यानी 5.5 के नीचे है तो डायबिटीज नहीं है, 5.5 से 6.5 HbA1c प्री डायबिटीज और 6.5 के ऊपर डायबिटीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में अपन को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा HbA1c क्या है, हमारी औसत खाली पेट की शुगर क्या है, भरे पेट की शुगर क्या है। बट मोटे तौर पे HbA1c और खाली पेट की शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 100 से नीचे है बहुत बढ़िया है, 100 से 125 में आ गई आपकी खाली पेट की शुगर तो आप सावधान हो जाएं, आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। और 125 से ऊपर ही आ रही है सुबह खाली पेट तो आपको डायबिटीज हो गई। HbA1c 6.5 से ऊपर भी डायबिटीज है। तो यदि आपको ये लक्षण, मतलब ये आपको मालूम पड़ गया है, तो आप लक्षण के भरोसे मत रहिए कि आपको कुछ लगेगा, आप उसको मानोगे, तब आप उस पर व्यवहारिकता दिखाओगे कि मैं चलूंगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लक्षण का वेट ना करें और तुरंत वो लें,
इसमें 2-3 बातें जो सिंपल आप कर सकते हैं, स्मार्टली खाने लग जाइए। जैसे ही आपको लगे कि शुगर बढ़ने लग गई है आपकी या हो रहा है, तो आप अपने खाने को बदल लीजिए। आप वसा कम कर दीजिए, आप शुगर कम कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए। ऐसा भोजन जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालों में, पनीर में और इनमें अगर अच्छा हो तो वो लीजिए। आप अन्न जो प्रोसेस्ड अन्न है, जिसे हम आटा कहते हैं, उसे आप कम कर लिए, और होल ग्रेन जिसे हम दलिया कहते हैं उसको आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बट वेजिटेबल पोर्शन आपके भोजन का यदि मोर देन 50% है तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। सेकंड, आप मोर एक्टिव हो जाइए। आपको लगता है कि आप अपने 1 घंटा 2 घंटा बीच में इधर उधर स्क्वीज करके काम पे आप बढ़ा सकते हैं, तो वो भी आपको फायदा होगा। और वजन आपका ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप वजन जैसे ही कम करेंगे, आपका शुगर लेवल्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे जितना कि आप वजन धारण करके रहेंगे। हाँ, तो मैं अच्छा हुआ आपने ये बता दिया वजन वाली बात, वरना मैं पूछने वाला था कि आदमी को वजन का कंट्रोल कितना रखना चाहिए, वजन कैसे कंट्रोल किया जाए, ये क्या क्या खान पान में वो रखें कि वजन बराबर रहे। एब्सोल्युटली। देखिए, वज़न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिसे हम बहुत बार बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप एज अ सोसाइटी देखें, आज आप टीनेज में देख लीजिए, जो अगर आप स्कूल का एक सर्वे था उसमें ये पाया गया कि जो स्कूल में बढ़ने वाले बच्चे हैं या तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60% जो बच्चे हैं वो अपने BMI यानी जिसे अपन कहते हैं कि अपनी शरीर के अनुपात में जो उनका वजन होना चाहिए उससे ज़्यादा है। 60% ऑफ द किड्स वर ओवरवेट और रादर ओबीज देन द जो उनका वजन होना चाहिए। तो जब शुरुआत में बचपन से अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप मान के चलिए कि आप बीमारियों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमें ये ज्ञान रखना है कि हमारे बच्चे या हमारे पास में जो यंग पर्सन है वो कैसे हैं, और खुद के ऊपर यदि ध्यान जाए तो वजन ज़्यादा होना अपने आप में एक बीमारी, जैसे हम कहते हैं कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है तो उसे हम बीमारी मान लेते हैं, हमारा शुगर बढ़ा हुआ है तो उसे हम बीमारी मान लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसे बीमारी मान लेते हैं। तो जब वजन बढ़ा हुआ है तो उसे भी बीमारी के रूप में देखा जाता है। तो वजन अगर आपका ज़्यादा है तो मुझे लगता है कुछ प्रावधान हम कर सकते हैं कि जो वजन के लिए ध्यान रखना है। एक तो BMI होता है कि आपके, जैसे मैंने बताया कि आपकी हाइट के अनुपात में आपका वजन क्या है, जिसे हम BMI कहते हैं। 18 से कम यानी आप बिल्कुल ही मरीज हो गए हैं, बहुत कम वजन है, और 25 के बाद में आपका ओवरवेट माना जाता है। तो आपकी हाइट और अपने वेट का जो अनुपात है उससे हम बात करते हैं। बट औसतन आपका एक दूसरा क्रूड एरिया है वो है कि आपकी जो लंबाई है, यदि उसमें से आप सेंटीमीटर्स में से अगर 100 माइनस कर दें, जैसे अगर मेरी लंबाई 176 सेंटीमीटर्स है, मोटा मोटा अगर मैं उसमें से 100 माइनस कर लूँ तो मेरा वजन औसतन 76 होना चाहिए। ये एक औसत है, तो इस पर आप ध्यान दे के कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आपको मालूम पड़ गया कि आप वजन में ज़्यादा हैं तो आपको अपना 2-3 तरह से आप इसको वजन को काबू कर सकते हैं। एक तो अपनी कैलोरीज पे ध्यान देके, जैसे हमने पहले ध्यान दिया कि आप अगर जो भी ईंधन आप अपने शरीर में ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, यदि आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो वसा के रूप में जम रहा है और आपके सिस्टम को स्लो डाउन करके आपका वजन बढ़ा रहा है। तो आप उस कैलोरीज को कम कर लीजिए। सेकेंड नंबर है कि पोर्शन जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप किस तरह का भोजन कर रहे हैं, हाई कैलोरी फूड तो नहीं खा रहे हैं। और दूसरा, एक्टिव रह के और स्मार्ट चॉइसेस करके कि आपको वजन अगर कम करना है तो आपको ऐसे जो चीज़ें, जैसे चीनी, बहुत से लोग जैसे दिन में 3 बार 4 बार चाय पीते हैं और उसमें खूब सारी चीनी डाल के लेते हैं। तो जब आप चीनी का पोर्शन आप बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो आप देखेंगे कि शुरू के 1 महीने में ही आपको बहुत सारा लाभ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। तो एडिड शुगर कम करने से वजन पे लाभ होता है, और जब वजन कम करते हैं तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, आपका जो शुगर लेवल्स हैं डेफिनेटली और बहुत बढ़िया कंट्रोल में आ जाते हैं जब आप वजन कम करते हैं। और पेशेंट्स को हमेशा हिदायत दी जाती है, जो ओबीस पेशेंट है, कि उनको वजन कम करना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने बात बताई, तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह से बढ़ता है और उसके लिए क्या सावधानियाँ जरूरत है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट विषय है कि जैसे हम नो योर नंबर्स कहते हैं, कि जैसे मैंने फिर से कहूँगा कि जब आप इस न्यू ईयर में आप डिसाइड कर रहे हैं तो आप अपने वजन का नो योर नंबर्स, यानी आपके क्या नंबर्स हैं, आपका वजन क्या है, आपका शुगर क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बीपी, आपका वजन, आपका शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल, ये 4 बातें आपको इस साल में जाननी है और उन पे वर्क करना है। अब कोलेस्ट्रॉल की यदि बात करें तो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली है क्या? कोलेस्ट्रॉल एक हमारा साथी है, बेसिकली हमारे शरीर में घूमने वाला एक साथी है, बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हमारे शरीर में जो हार्मोन्स निकलते हैं, सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ये सब वसा से बने हुए हैं। हमारा दिमाग काफ़ी हद तक वसा से बना हुआ है, हमारी आँखें, हमारी इंटरनल लाइनिंग्स, ये सब वसा से बनी है। तो क्या है वो चीज़ बुरी है? नहीं, और इसकी ज़रूरत नहीं हमें है। तो ये जो वसा है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये पोर्शन
अगर शरीर में या अपने खून में अगर इतना ज़्यादा हो जाए जिसे हम बीमारियों से एसोसिएट करने लग जाएं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा सौदा नहीं है। तो दो तरह के कोलेस्ट्रॉल आप अपनी लिपिड प्रोफाइल में देखिए, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, बट मोटे तौर पे एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल ये क्या काम कर रहा है आपके शरीर में, जहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है उस कोलेस्ट्रॉल को लौटा रहा है और लिवर के ऊपर ले जाके उसको मेटाबोलाइज कर रहा है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल हमारे थोड़ी मात्रा में ठीक है लेकिन ज़्यादा मात्रा में हमें हार्ट अटैक, लकवे और बीमारियों की तरफ धकेलता है। तो यदि एलडीएल ज़्यादा है तो सावधान हो जाइए, एचडीएल कम है तो सावधान हो जाइए। ऐसा कोशिश करिए कि एचडीएल बढ़े, एलडीएल कम हो जाए। कैसे करेंगे? वही सिंपल बातें, कैसा भोजन है, कितने एक्टिव है, कितना अपना ध्यान रख रहे हैं। अगर आप वसा अपने खाने में, अपने शरीर में जो वसा आती है, नॉर्मली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वसा नहीं होती, अगर आप उनका भोजन बढ़ा देंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने लग जाएगा, क्योंकि फाइबर ज़्यादा जाएगा। और थोड़ा थोड़ा जो वसा हम नट्स से लेते हैं वो अच्छा फैट होता है। लेकिन यदि आप मटन, चिकन और बहुत सारी जो हाइड्रोजनेटेड चीज़ें हैं, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो आप मान के चलिए आपके लिए लाभप्रद नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई। अब थोड़ा सा आपने जैसे ब्लड प्रेशर का भी जिक्र कर दिया, तो अब ये भी जानना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर किस तरीके से बनता है, और ब्लड में प्रेशर तो होना ही चाहिए, लेकिन किस तरह से होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हानिकारक ब्लड प्रेशर कैसे होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए, ब्लड प्रेशर भी जैसे एक अपने शरीर का एक जिस तरह से हम नापते हैं अपनी स्वास्थ्य को, तो उसमें एक ब्लड प्रेशर बहुत अहम भूमिका निभाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़्यादातर लोग ब्लड प्रेशर को कम आंकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी साइलेंट प्रॉब्लम है। जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपको कहीं शरीर पे दिखेगा नहीं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आपकी शुगर बढ़ जाएगी तो भी शरीर पे नहीं दिखेगी। उसी तरह से बीपी अमूमन बढ़ने पे किसी को नहीं बताता कि वो बढ़ गया है, लेकिन अकस्मात बीपी बढ़ जाएगा तो ज़रूर दिख जाएगा। तो जो यह ब्लड प्रेशर है, अगेन जब हमारा हार्ट काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो जब वो अपनी शक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी स्क्वीज होता है, तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बनता है जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर जब वो रिलैक्स होता है तो जो हमारी नसें हैं उनके अंदर जो प्रेशर बनता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा क्या है, नापने पे ब्लड प्रेशर यदि 120/80 के नीचे आ रहा है तो वो स्वस्थ ब्लड प्रेशर है। जिस तरह से हमने शुगर में कहा कि थोड़ी शुगर बढ़ जाए तो आप सावधान हो जाओ, पूरी शुगर बढ़ गए तो और ज़्यादा सावधान। उसी तरह से हल्का ब्लड प्रेशर को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो प्री हाइपरटेंशन स्टेट होती है। जैसे प्री डायबिटिक स्टेज होती है, उसी तरह से प्री हाइपरटेंशन स्टेज होती है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यदि आपका 140 के आसपास ब्लड प्रेशर पहुंचने लग गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 का अगर ब्लड प्रेशर नीचे वाला बढ़ रहा है, वो भी अगर बढ़ रहा है तो आप ध्यान दीजिए। कैसे इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है? अपनी तरफ देखिए, क्या आपकी नींद कम है, क्या आपका व्यवसाय ऐसा है, क्या आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, क्या आप भोजन अत्यधिक कर रहे हैं, क्या आपका वजन ज़्यादा है, क्या आपको शुगर हो गई है, क्या आपकी नींद कम है। तो इन सब बातों पे आप सीरियली आप बात कर सकते हैं कि आपने भोजन को ठीक करिए, मोर एक्टिव हो जाइए, अच्छे एक्सरसाइज करिए, नींद अच्छी लीजिए, स्ट्रेसफुल ना रहें, आप योगा करें, आप सोसाइटीज़ में या जो अपने फ्रेंड सर्कल्स में अपना स्ट्रेस दूर करें। तो इस तरह से आप ब्लड प्रेशर को शुरुआत में कंट्रोल कर सकते हैं। और सब चीज़ों में मैं ये कहूँगा, यदि एक स्तर के बाद में ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो अपने पास के जो भी नज़दीकी आपको जो भी डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर आप जाके डिस्कस करें कि आपका ये ब्लड प्रेशर है। आप इसको किसी फर्दर डेट के लिए नहीं टालें कि हाँ ठीक है जब ज़्यादा होगा या ऐसे ही बढ़ गया है या 3 दिन की दवाई लेके कंट्रोल कर लिया मैंने, तो ये सब बातें में कोई दम नहीं है। आप उनसे एक शारीरिक परीक्षण कराइए, अपने ब्लड प्रेशर को डिस्कस करिए, तो डेफिनेटली आप इसमें विजय प्राप्त करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और वो है मेरी नींद से जुड़ा हुआ, मेरा ख्वाबों से जुड़ा हुआ। मेरी नींद और मेरे ख्वाब कितने ज़रूरी हैं मेरी ज़िंदगी के लिए, इस पर थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप बताना चाहें। जी बिल्कुल, आपने एक इम्पॉर्टेंट बात छेड़ी है। और नींद एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करना, ज़्यादातर हम है ना हमारी नींद के प्रति बहुत ज़्यादा वो नहीं ध्यान देते हैं। तो आपको मालूम होगा कि आधी ज़िंदगी से भी अप्रॉक्सीमेटली आधी ज़िंदगी हम नींद में बिताते हैं। नियरली एटलीस्ट 25% टू 40% हमारी लाइफ जो जाती है वो निद्रा में जाती है। तो अगर निद्रा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो ईश्वर या प्रकृति हमें ये देती क्यों? जी। तो इसलिए इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। नींद में खर्राटे आना, नींद बार बार टूटना,
नींद नहीं आना, नींद स्टार्ट करने में दिक्कत आना, नींद आ जाने के बाद में जल्दी खुल जाना, या देर तक सोते रहना, या दिन में बैठे बैठे ऊँघना, ये सब बातें नींद की प्रॉब्लम्स हैं। इसको स्लीप डिसऑर्डर्स में रखा गया है। ऐसा माना गया है कि जो हम नींद लेते हैं इसमें हमारे शरीर की संरचना डिफरेंट तरह से काम करती है। हमारा माइंड दुरुस्त होता है, मेमोरीज को चर्न आउट करता है, कॉग्निशन यानी जो हमारे सोचने समझने की क्षमता को बदलाव मिलता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारी बॉडी और मसल्स और बोन्स रिलैक्स करती हैं, हमें आने वाले दिन के लिए ऊर्जा मिलती है, हमारा जो बाकी अंग हैं वो अपने टॉक्सिन्स या जो भी अच्छे और बुरे चीज़ें हैं उनको अलग अलग करता है और उनके लिए विभाग अलग अलग उसमें भेजता है। तो नींद एक इम्पॉर्टेंट है। कम नींद भी बुरी है, ज़्यादा नींद भी बुरी। एडल्ट्स के लिए 7 से 8 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप बहुत कम सो रहे हैं, 6 घंटे 5 घंटे सो रहे हैं, आपके लिए ठीक नहीं है। 9 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं तो भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे ज़्यादा सोते हैं तो उनके लिए अच्छा है। तो अपनी नींद के लिए जो आज बुजुर्गों के लिए भी बता दीजिए। बुजुर्गों के लिए भी ये है कि आप लेकिन बढ़ती उम्र के साथ नींद कम होती जाती है जी। जैसे जैसे आप उम्रदराज होते हैं आपकी स्लीप रिक्वायरमेंट फ्रेगमेंटेड भी हो जाती है और कम भी आती है। तो ऐसे लोग या तो दिन में थोड़ा थोड़ा करके सोते हैं या फिर रात को थोड़ी देर के लिए 2 घंटे की नींद लेंगे, फिर उसके बाद वो हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन आज की आधुनिक युग में जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्यों नींद कम आती है, एक तो ये कारण है जो युवा अवस्था में है कि एक तो मोबाइल का और जो ब्लू लाइट जो आपके शरीर में जाती है, जैसे आप मोबाइल रात में लेके बैठे हुए तो जो ब्लू लाइट निकल रही है हमारे शरीर में बहुत भी उच्चतम तरह की संरचना है कि कब हमें सोने जाना है, उसके लिए शरीर में क्या माहौल बनना चाहिए, आंखें भारी होनी चाहिए, नींद आनी चाहिए, तब जाके हमारे शरीर में होता। और ये कौन कर रहा है? माइंड, केमिकल्स। और ये मेलेटोनिन नाम का एक पदार्थ होता है जो हमारी शरीर में निकलता है और एक सर्केडियन रिदम होती है कि कोई कहता है हमें तो 11 बजे नींद आ जाती है, कोई कहता है हमें 6 बजे उठ जाते हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये हमारे इंटरनल अलार्म क्लॉक्स हैं। अगर हम इसको प्रभावित कर रहे हैं ब्लू लाइट से जो कि मोबाइल से निकलती है, अगर आप देर रात तक मोबाइल देख रहे हैं तो मान के चलिए आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन और आपकी सर्केडियन रिदम बिगड़ जाएगी और आपकी नींद बहुत ख़राब रहेगी। तो इसके लिए स्लीप हाइजीन करना जरूरी है। एक पर्टिकुलर समय के बाद में आप मोबाइल मत यूज़ करिए, आप अलार्म लगाइए, आप अपना रात को नींद, अगर आप गर्मियों में हैं तो अच्छा शावर लेके कोई भी बुक पढ़िए, उसके बाद में आपको या फिर अपने आप को थका के रखिए, रात की इवनिंग वॉक करिए और जिससे जो थकान क्रिएट होती है और आप कुछ इस तरह की चीज़ें करें। बट मोबाइल के प्रयोग से, टीवी के प्रयोग से आप दूर रहें, तो उससे आपकी नींद की क्वालिटी सुधर जाएगी। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियां होती हैं, उसके लिए आपको परामर्श लेना जरूरी है। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की एक चीज़ होती है, उसमें वज़न कम करने से, और कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ सर्जरीज भी होती हैं जो नींद को प्रभावित करते हैं, और एक तरह की मशीन भी आती है जो कि कुछ लोग जो पेशेंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करी जाती है, जिसको हम लोग CPAP या मशीन कहते हैं। तो नींद के प्रति आप संवेदनशील रहें, नींद के लिए स्लीप हाइजीन क्रिएट करें और अपने जो स्वास्थ्य का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक बिंदु मानिए नींद। तो दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने नए साल के लिए आपको स्वस्थ रखने के 8 फार्मूले बताए। इन 8 फार्मूलों पर आप अगर ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। आज मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज मेरी खुद के अंदर जो कुछ कमियां थीं वो मुझे देखने को मिली कि डॉक्टर साहब ने बताया। और दर्शकों, निश्चित रूप से जब आप इस कार्यक्रम को देखोगे, आप इस कार्यक्रम को न केवल देखो बल्कि तो शेयर करो। जितना आपके अपने लोग हैं उनको शेयर करेंगे आप, तो उन लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ नए साल का बदलाव आएगा, नए साल के निर्णय होंगे। और जो निर्णय शरीर से जुड़े हुए होते हैं, जो निर्णय ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं विवेक माथुर जी, आप आए और इसी तरीके से हमारे दर्शकों को प्रेरित करते रहें। मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी आएँ ताकि दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आपका आभार। मैं आपका पूर्णतः दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम इस नए साल में श्रोताओं तक रीच करें। और जो बेसिक हमने 8 जो बिंदुओं पे बात करी है, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के लाइफ एसेंशियल 8 हैं, जिसे आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं और इसमें आगे का विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।